हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं होती हैं, उनमें पूछे गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है और अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये सभी के सभी 25 प्रश्न जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी महीनों में जो ट्रिपल सी की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें तो यह सभी के सभी प्रश्न जो है बिल्कुल रामबाण जैसा काम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपको आसानी से याद हो जाए। एक खास बात आपको बता दें कि हम प्रत्येक प्रश्न पर जो है डिस्कस करेंगे, जिससे जानकारी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही ख़ास प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान भी है और यह वीडियो जो है मैं बिल्कुल आसान प्रश्न के साथ शुरू किया हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको प्रश्नों का लेवल भी हाई दिखता नज़र आएगा। तो जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वह है नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड एज, यानी कि वह नंबर सिस्टम का नंबर जिसका बेस 16 हो उसे हम किस नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर इन बेस 16 आर कॉल्ड एज। आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्टल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है हेक्साडेसिमल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर डेसिमल सिस्टम और चौथा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन सा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 16 होता है। और यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यानी जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस 16 होता है। जल्दी से मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं तो नंबर सिस्टम्स में जो नंबर होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी, जैसा कि आपको चारों ऑप्शनों में देखने को मिल जा रहा है। अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट आते हैं, यानी कुल टोटल 8 अंक आते हैं। इस वजह से इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह होता है 8। सेकेंड नंबर पे आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसका बेस 16 होता है, जैसा कि अभी आपने प्रश्न में जो है राइट आंसर कर लिया है। और इसके अंतर्गत 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी आते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट में आपको ABCDEF, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी हेक्साडेसिमल में टोटल 10 डिजिट और 6 अल्फ़ाबेट आते हैं। इस वजह से इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह 16 हो जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट आते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम है वह जो है आपको 0 और 1 के फॉर्मेट में मिलता है, यानी कि इसमें केवल 2 ही अंक प्रयोग होते हैं। इस वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह केवल 2 होता है। दोस्तों, अगर आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कन्वर्सेशन नहीं आता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। मैं उस पर आपके लिए एक ज़रूर खास वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी से डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को कन्वर्ट करना बहुत ही आसानी से आ जाए। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही खास है। देखिए, आजकल ट्रिपल सी की परीक्षा हो या O लेवल का पेपर हो, बिल्कुल नया सिलेबस चेंज हो चुका है और इसमें तमाम तरह के डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को भी ऐड किए गए हैं। और उसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। प्रश्न हम पढ़ते हैं ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। एडवांस पेमेंट के लिए निम्न में से किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न बहुत ही आसान है।
एडवांस पेमेंट के लिए निम्न में से किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है आधार कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, तीसरा है डेबिट कार्ड और चौथा है गोल्ड कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एडवांस पेमेंट के लिए निम्न में से किस कार्ड का यूज़ किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रेडिट कार्ड, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से हम बता दें तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो स्पेशली एडवांस पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड जो आप लोग जानते होंगे जिसपे 12 अंकों का कोड होता है, यह एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है यानी पहचान पत्र है। डेबिट कार्ड आपके बैंक में जो है आप अकाउंट जब ओपन कराते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपके खाते में बैलेंस हो, तो एटीएम मशीन का यूज़ करके और आसानी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या पीओएस डिवाइस का यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का यूज़ करके, और उससे भी आप डेबिट कार्ड के थ्रू आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ था एडवांस पेमेंट के लिए निम्न में से किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। आगे चलते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न के तरफ। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही खास है और यहाँ पर देखिए बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आजकल ट्रिपल सी की परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न हमारा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टिंग कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शॉर्टिंग आपको कितने प्रकार का मिलता है। कैल्क की बात करें तो कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आपको मिलता है, और यहाँ पर शॉर्टिंग कितने प्रकार का होता है यह पूछा गया है। ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टिंग जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, 2 यह जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि शॉर्टिंग जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, A to Z एंड Z to A, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर शॉर्टिंग जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत आपको 2 प्रकार का मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही खास प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो आसान भी है और देखा जाए तो काफ़ी टफ भी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बारीकी से अपने राइट आंसर पे जाना है। देखिए प्रश्न दिया है निम्न में से सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम को बताइए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको बड़े से छोटे के क्रम में आना है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, सभी चारों प्रश्नों को अच्छे से देखना है और उसके बाद आपको अपने राइट आंसर पे जाना है। तो बिल्कुल कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाना है। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो है TB, GB, MB, KB। सेकंड ऑप्शन है TB, MB, KB और GB। थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है GB, MB, KB और TB। और चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है TB, GB, KB और MB। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी इकाई ये मेमोरी मैनेजमेंट का यानी कि मेमोरी को मापने का इकाई है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे होता है, उसका कैसा सीक्वेंस है। अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट का जानकारी है, कैसे मापते हैं और उनका कैसा क्रम है, तो आसानी के साथ आप यह प्रश्न हल कर डालेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको यहाँ पर सबसे छोटी इकाई को ढूंढना है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है इसमें वो है KB, और जो सबसे बड़ी इकाई जो है वह यहाँ पर ढूंढनी है, जो नाम दिए हुए हैं उसमें है TB। तो आपको ये देखना है बड़े से छोटे के क्रम में निकालना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्रम जो है वो TB का दिख रहा है, और जो सबसे छोटा क्रम है वह KB है, वह दिख रहा है। यानी कि मेरे हिसाब से यह पहला प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। हम अन्य ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर TB है, फिर MB है, फिर KB है और GB है। तो GB तो सबसे छोटा इकाई होता नहीं है, तो यह भी नहीं होगा।
और टीबी भी सबसे छोटी इकाई नहीं होती है, इस वजह से यह भी सीक्वेंस गलत है। और लास्ट में यहाँ पर एमबी लिखा हुआ है, यह भी सबसे छोटी इकाई नहीं है। यानी कि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। यह जो है बड़े से छोटे के क्रम में मेमोरी के मेज़रमेंट का यूनिट है। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको मेमोरी के मैनेजमेंट के छोटे से बड़े के क्रम में बता देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बीट कहा जाता है, यानी कि बाइनरी डिजिट, और वह 0 और 1 होता है। जब 4 बीट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, और जब 2 निबल मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। आप 2 निबल कह सकते हैं या 8 बीट कह सकते हैं। 8 बीट या 2 निबल दोनों ही कॉमन होंगे और वो मिलकर के बनते हैं एक बाइट। उसके बाद 1024 जब बाइट मिलते हैं तो 1 किलोबाइट बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फिर 1024 किलोबाइट यानी केबी मिलते हैं तो 1 एमबी यानी मेगाबाइट बनता है। 1024 एमबी मिलने पर जीबी, जीबी मिलने पर टीबी यानी टेराबाइट मिलता है। और सबसे अगर मेमोरी के सबसे बड़े मेज़रमेंट के बारे में हम बात करें तो वह होता है जियोबाइट। तो आपको यहाँ पर आसानी के साथ ये सारी बातें याद रखनी है। आपको बता दें कि ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं में बीट का पूरा नाम पूछा जाता है और वह है बाइनरी डिजिट। या फिर आपको निबल के बारे में पूछा जाता है तो आपको बता दें कि जब 4 बीट मिलते हैं तो एक निबल बनता है और 8 बीट मिलने पर एक बाइट बनता है। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए होंगे। चलते हैं हम लोग अपने 5वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है, बूटस्ट्रैपिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बूटस्ट्रैपिंग जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। एक नाम तो बूटस्ट्रैपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे लिखे हुए नामों में से और किस नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कोल्ड बूट, दूसरा है वार्म बूट, तीसरा है क्विक बूट और चौथा है रीस्टार्ट। तो आपको बताना है कि बूटस्ट्रैपिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो है कोल्ड बूट, इसी को हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। कोल्ड बूट को हम जब कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वह प्रक्रिया जो है वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है और उसी को बूटस्ट्रैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बहुत ही खास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टअप इंडिया नामक मोबाइल ऐप निम्न में से किसके लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी अक्सर करके इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। और ये पूछा गया है कि जो स्टार्टअप इंडिया नामक मोबाइल ऐप है वो निम्न में से किसके लिए बनाया गया है। तो शिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए, या फिर शिक्षकों के लिए यानी कि जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए, उद्यमियों के लिए यानी कि व्यापारियों के लिए, या फिर नियोक्ता यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि स्टार्टअप जो मोबाइल नेट ऐप है वह जो है किसके लिए तैयार किया गया है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उद्यमियों के लिए, यानी बिजनेसमैन जो है, छोटे छोटे जो लघु उद्यमी हैं उन लोगों के लिए स्टार्टअप इंडिया नामक मोबाइल ऐप का शुरुआत किया गया था, जिसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। बहुत ही खास प्रश्न है, किसी भी वेब ब्राउज़र में बुकमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी भी वेब ब्राउज़र में बुकमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है साइट या पेज को याद रखने के लिए, साइट या पेज को मिटाने के लिए, बुक बनाने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी भी वेब ब्राउज़र में बुकमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, साइट या पेज को याद रखने के लिए जो है हम बुकमार्क का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक स्टार जैसा बना होता है, हम उस पर प्रेस कर देते हैं तो वह जो साइट या वह जो पेज होता है, वेब पेज, वह बुकमार्क में ऐड हो जाता है और हम जल्दी से उस पेज पर जाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं।
और उसे याद रखने के लिए करते हैं कि हमने इस पेज पर विजिट किया था और यह पेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साइट/पेज को याद रखने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वेब ट्रैवलर का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, वेब ट्रैवलर का दूसरा नाम पूछा गया है और ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए वेब स्पाइडर, सर्च ऑप्टिमाइज़र, वेब मैनेजर या नॉन ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वेब ट्रैवलर का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल इस प्रश्न को तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपको अगली परीक्षा में ज़रूर मिलने वाला है। यह प्रश्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है, वेब ट्रैवलर का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, वेब स्पाइडर वेब ट्रैवलर का ही दूसरा नाम है, वेब स्पाइडर। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसी तरह के 25 प्रश्नों का वीडियो हमने जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड किया था और CCC या ओ लेवल से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और हमारे पुराने वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जा करके आसानी के साथ देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरह के अच्छे अच्छे खास प्रश्न जो है आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्लाउड सामान्य कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्लाउड सामान्य कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। ऑप्शन है पब्लिक, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट, तीसरा है कम्युनिटी और चौथा है हाइब्रिड। आपको बताना है कि क्लाउड सामान्य कार्य को या उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस क्लाउड को संगठित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी, यह जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, बिल्कुल हड़बड़ी मत दिखाइएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर सकता है और आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ लेना है, यहाँ सोशल साइट नहीं है ऐसा पूछा गया है और ऑप्शन में दे रखा है फेसबुक, लिंक्डइन, अमेज़ॉन और ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और इसमें पूछा गया है कि सोशल साइट नहीं है और यहाँ पर फेसबुक, लिंक्डइन, अमेज़ॉन और ट्विटर का नाम दिया हुआ है। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेज़ॉन। जी हाँ दोस्तों, अमेज़ॉन जो है यह एक तरह का ई-कॉमर्शियल ऐप है, जबकि फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर ये सभी सोशल साइट के एग्जाम्पल है। अक्सर करके लिंक्डइन का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, बड़ा कम फेमस है ये। लिंक्डइन जो होता है वो स्पेशली कॉमर्शियल सेक्टर में यानी कि प्रोफेशनल, अगर आप सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्डइन होता है, जहां पर आप अलग अलग तरह के जॉब के लिए अपने आप को इस साइट से ज्वाइन करा करके यानी जोड़ करके और जॉब पा सकते हैं। एक प्रोफेशनल सोशल साइट जो है वो लिंक्डइन है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। फेसबुक आप जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग द्वारा तैयार किया गया फेसबुक जो है बहुत ही खास है। फेसबुक की एक खास बात बताएं, आप इस पर 5000 तक मित्र बना सकते हैं, यानी अधिकतम मित्र बनाने की संख्या आपके एक आईडी से 5000 होती है। और फेसबुक पर अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि 13 वर्ष के होने के बाद ही आप फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं। ट्विटर की एक खास बात बताएं, ट्विटर पर जब हम कोई भी पोस्ट करते हैं यानी जब हम मैसेज करते हैं तो उसे ट्वीट कहा जाता है और ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट है। तो यहाँ पर इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर करके इस तरह के भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
जो कि बहुत ही खास प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा गया है सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट का प्रयोग कब किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट में यानी बैंक में इंटरनेट का यूज़ कब हुआ था, ये सबसे पहली बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1900 यानी सन 1900 की बात हो रही है, 1995 में या 1996 में या 1998 में। यानी आपको बताना है कि सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट का प्रयोग कब किया गया था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो है यानी 1998 में सबसे पहली बार बैंक में इंटरनेट का यूज़ किया गया था। और उसके बाद से आज आप देखते हैं कि बैंक से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट द्वारा ही किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। 12 पर चलते हैं और बहुत ही खास प्रश्न आपको देखने को मिला, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर मैं आपको बताऊं कि हाँ इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का 12वें नंबर के प्रश्न का आंसर जो है आपको नीचे जा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ब्लॉकचेन कब से शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन की बात हो रही है कि ब्लॉकचेन की शुरुआत जो है वो सबसे पहली बार कब हुई थी। ऑप्शन है 2012, 2010, 2008 या 2005। आपको बताना है ब्लॉकचेन कब से शुरू हुआ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2008। जी हाँ दोस्तों, 2008 में सबसे पहली बार ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी। और यह जो है 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न पे मैं थोड़ा डिस्कस भी करूंगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ प्रश्न देखिए पूछा गया है, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। ऑप्शन आपको बता दें, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से, एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, एक तरफ से पूर्ण होने से पहले दूसरे तरफ से लगातार बोलना। आपको बताना है कि वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शंस थोड़े बड़े बड़े हैं तो ऑप्शन पे भी आपको समय देना होगा। सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से, एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, या एक तरफ से पूर्ण होने से पहले दूसरी तरफ से लगातार बोलना। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले आपको बता दें कि वॉकी टॉकी आप अक्सर करके जो है देखे होंगे, रेलवे में इसका बहुत ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, या जितने भी डिफेंस में लोग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वो लोग अक्सर करके वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पर आपने एक ख़ास बात देखी होगी कि यहाँ पर जब लोग बातचीत करते हैं तो रुक रुक करके सिग्नल्स जो है आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वॉकी टॉकी में जो कम्युनिकेशन होती है वो किस प्रकार होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड वाला, यानी कि सी वाला, जिसमें लिखा है एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे अक्सर करके आपने सुना होगा, इसमें जब लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें जो है अपनी बात कंप्लीट होने के बाद ओवर ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ, ओवर। और उसके बाद से जब दूसरा पर्सन उसे सुनता है तो जैसे ही ओवर वर्ड सुनता है उसके बाद फिर वो अपना कम्युनिकेशन करना शुरू करता है, यानी बोलना शुरू करता है। और जब इस वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन को फिनिश करना होता है, यानी कि समाप्त करना होता है, तो उस समय वर्ड यूज़ किया जाता है ओवर एंड आउट, यानी अब हमारी बात पूरी हो चुकी है और अब हम डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन होता है, यानी एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, ये वॉकी टॉकी के कम्युनिकेशन का टाइप है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस बार CCC के पेपर में ना इस संजीवनी ऐप से रिलेटेड बहुत ऐप पूछे गए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आपको ना इस संजीवनी ऐप को बड़े अच्छे से देख लेना है कि आखिर में ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, ई संजीवनी ऐप का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पहला मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, कम्युनिकेशन यहाँ पर कॉमर्शियल फील्ड लिखा है, कॉमर्शियल फील्ड में, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में। यहाँ दोस्तों बताना है आपको कि ई संजीवनी ऐप जो है इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, कॉमर्शियल फील्ड में, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल फील्ड। आपको बता दें, संजीवनी शब्द आपने सुना होगा, हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी जाते हैं और लक्ष्मण जी उसे पीने के बाद से अपनी मूर्छा को समाप्त करके और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो संजीवनी जो है वो दवा से संबंधित है, यानी मेडिसिन से संबंधित है। इस वजह से जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ई संजीवनी ऐप। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, मेडिकल फील्ड। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल सेक्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ, और 16वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कौन सा लोन आम उपभोक्ता को नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोन की बात हो रही है कि कौन सा जो लोन है वह आम यानी कि जनरल पर्सन को, यानी सामान्य उपभोक्ता को नहीं दिया जाता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, या कार लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा लोन आम उपभोक्ता को नहीं दिया जाता है, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, या फिर कार लोन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जो होता है वो स्पेशली विद्यार्थियों के लिए होता है, जबकि गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन जो भी चाहे, जो उसके लिए एलिजिबल है उसको मिल सकता है, लेकिन एजुकेशन लोन केवल स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो यह जो लोन है वो आम उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का होगा ऑप्शन ए, एजुकेशन लोन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन विषम है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन विषम है। ऑप्शन देखिए दिया है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और कीबोर्ड। बहुत आसान प्रश्न है ये, आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप गड़बड़ी किए तो आपका यह प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन विषम है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हैं, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और कीबोर्ड, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं, सभी कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। और यहाँ पर विषम पूछा गया है कि विषम जो है वो कौन है। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो होगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड जो है इन सब में विषम है। क्या विषमता है इसमें, तो आपको बता दें कि माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं, और साथ ही साथ तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस भी है, यानी पॉइंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि कीबोर्ड जो है वो पॉइंटर डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस तो है लेकिन पॉइंटर डिवाइस नहीं है। इसलिए इन तीनों ऑप्शनों में कीबोर्ड जो है वह पूरी तरह से विषम है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा। ये भी प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मार्च में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से हमने इस वीडियो में इसको ऐड किया हुआ है। प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, जॉन बिगिंस, इसके अलावा ब्रैंडन ईस्ट, इसके अलावा हैडी लैमर, और चौथा नाम लिखा है एलोन मस्क। आपको बताना है कि क्रेडिट कार्ड का आविष्कार इन चारों में से किसने किया है। मैं सबसे चौथे वाले ऑप्शन पर थोड़ा डिस्कस कर दूं तो एलोन मस्क आजकल बहुत ही फेमस नाम हो चुका है, और यह जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इस समय वर्तमान में है। अभी जो है थोड़ा सा इनका जेफ बेजोस के साथ चल रहा है, यानी कभी जेफ बेजोस आगे होते हैं, कभी एलोन मस्क आगे होते हैं। तो एलोन मस्क जो है बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करने वाले एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, टेस्ला मोटर कंपनी के ये मालिक भी हैं। तो यहाँ पर एलोन मस्क तो क्रेडिट कार्ड को नहीं बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने केवल एलोन मस्क की जानकारी आपको दी है। यहाँ आपको बताना है क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया है।
और क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो है जॉन बेगिंस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जॉन बेगिंस। यहाँ बेगिंस से आप बिगिनर शब्द यानी शुरुआत वाला शब्द याद रखिएगा, यानी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत जॉन बिगिनर्स ने की है, यानी बिगिंस ने की है। यहाँ पे देखिए बिगिनर शब्द आ रहा है मेरे दिमाग में, तो बिगिनर शब्द जो है उसी से आप बिगिंस शब्द को याद रखिएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जॉन बिगिंस ने क्रेडिट कार्ड को बिगिनर यानी शुरू किया था, यानी उसका आविष्कार किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, जो सेल होता है उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है? मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग हमेशा रो की हाइट को बढ़ाते हैं और कॉलम की विड्थ को बढ़ाते हैं, जबकि सेल का रो और जबकि सेल जो होता है रो कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, और सेल की हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं, सेल का हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रो की हमेशा हाइट बढ़ाई जाती है और कॉलम की हमेशा विड्थ बढ़ाई जाती है। लेकिन प्रश्न में पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है? और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि कभी भी कैल्क से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का मेज़रमेंट पूछा जाए, जैसे हाइट पूछी जाए, विड्थ पूछी जाए, तो उस समय आपको हमेशा याद रखना है कि कैल्क में कोई भी मेज़रमेंट हमेशा सीएम यानी सेंटीमीटर में होती है, इंचेस में नहीं होती है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए और बी तो पूरी तरह से यहाँ पर सही नहीं है। अब आपको बताना है सी और डी में से कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की जो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 0.45 cm यानी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैल्क में किस सेल एड्रेस के लिए F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान भी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आजकल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है प्रश्न, इस वजह से हम इस पर कई बार डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने इसे प्रश्न के तौर पे दिया, क्योंकि ठीक इसी तरह से एकदम ऐसा ही लिखा हुआ प्रश्न जो है अभी अभी मार्च की परीक्षाओं में CCC की पेपर में ये पूछा गया था कि कैल्क में किस सेल एड्रेस के लिए F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है रेफरेंशियल सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, मिक्स सेल एड्रेस या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है किस सेल एड्रेस के लिए F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें शॉर्टकट F4 बटन यूज़ करना पड़ता है, और जैसे ही हम F4 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो सेल होता है यानी कि जो रो और कॉलम होते हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं और वहाँ पर डॉलर का साइन बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा कि जब हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस करते हैं तो जो सेल का एड्रेस होता है उस रो और कॉलम के नाम के पहले डॉलर का साइन लग जाता है। तो यहाँ से आप इस बात को भी याद रखिएगा। 3 तरह के ही सेल एड्रेस होते हैं, एक होता है रेफरेंशियल, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा होता है मिक्स, जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है इसी के लिए हम F4 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ, और बहुत ही खास प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अतुल्य ऐप कब जारी हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अतुल्य ऐप की बात आ गई। अतुल्य ऐप जो है इसको कब जारी किया गया है? और इसका ऑप्शन दिया है 2001, 2002, 2003 या 2004। आपको बताना है अतुल्य ऐप कब जारी हुआ है, और इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन बी 2002। जी हाँ दोस्तों, 2002 में अतुल्य ऐप की शुरुआत की गई थी और ये बहुत ही ख़ास ऐप है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी एक कॉलम का चयन करने के लिए यानी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, कैल्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं भी कैल्क से रिलेटेड 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। कैल्क से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है वो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो या राइटर हो या इम्प्रेस हो या बेस हो, इन सब से आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी एक कॉलम का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ केवल कॉलम का सिलेक्शन है, रो का या सेल का सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर केवल एक कॉलम की बात हो रही है कि अगर केवल एक कॉलम को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शॉर्टकट हम प्रेस करेंगे जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम का चयन करने वाले होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, या शिफ्ट के साथ स्पेस बार, या अल्ट के साथ स्पेस बार, या कंट्रोल ए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा हम शॉर्टकट बटन यूज़ करेंगे। तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। जी हाँ दोस्तों, 22वें नंबर का जो प्रश्न है, किसी एक कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए हमको कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन का यूज़ करना होगा, जबकि अगर किसी एक रो का हम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वहाँ शिफ्ट के साथ स्पेस बार का यूज़ करना होगा। बहुत ही खास प्रश्न है ये। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। मेघदूत क्या है। यह दोस्तों प्रश्न है, मेघदूत क्या है। गवर्नमेंट स्कीम, ईमेल प्रोवाइडर, मोबाइल एप्लीकेशन, या नॉन ऑफ दीज। मेघदूत के बारे में पूछा गया है कि मेघदूत क्या है। गवर्नमेंट स्कीम है, ईमेल प्रोवाइडर है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मेघदूत एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो खास करके किसानों के लिए बनाया गया है, और इसमें किसानों के फसल से संबंधित समस्याएं या फिर उनके पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए मेघदूत नाम का एप्लीकेशन तैयार किया गया है, और यह जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी में जो सिफर टेक्स्ट है उसे हम क्या कहते हैं। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं, या फिर डिक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है कि क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट क्या है। और क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी में जो सिफर टेक्स्ट होता है उसे हम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं। और यही जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, यह नॉर्मल टेक्स्ट को पहले इनक्रिप्ट करना, फिर उसको डिक्रिप्ट करना, ताकि कोई भी साइबर क्राइम करने वाला जो पर्सन है वह जो है आपके टेक्स्ट के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। तो क्रिप्टोग्राफी में जो सिफर टेक्स्ट होता है उसे हम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है यूपीआई के द्वारा पैसा भेजना क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो जब पैसे आप भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। पुश कहते हैं, या पुल कहते हैं, रिसीव, या फिर ट्रांसफ़र। आपको बताना है यूपीआई के द्वारा पैसा भेजना क्या कहलाता है, पुश, पुल, रिसीव, या फिर ट्रांसफ़र। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जब यूपीआई के थ्रू हम पैसे भेजते हैं तो वह क्रिया पुश कहलाती है। ट्रांसफ़र यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, अक्सर करके लोग ट्रांसफ़र पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन यह जो है गलत होगा। यूपीआई के थ्रू जो पैसे भेजे जाते हैं उनको हम पुश कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है आप लोगों को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी अभी रिसेंटली जनवरी और फरवरी, साथ ही साथ मार्च में जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, इसके लिए आपको अपने वीडियोस को शेयर करते रहना है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और अब इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो इस तरह से हम आपके लिए खास लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।